नमस्कार, मैं हूं दीपाली नंदा। हम एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं आपकी कमाई बढ़ाने वाला हमारा पर्सनल फाइनेंस का स्पेशल शो योर मनी, जिसमें हम आपको न सिर्फ बचत करना बताते हैं बल्कि अपनी बचत पर आप मोटा मुनाफा कैसे कमा सकते हैं गुड़ भी सिखाते हैं। तो अगर आप भी योर मनी में कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप हमें 7045220000 पर अपना सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें, योर मनी फेसबुक और एक्स पर भी लाइव है। आप हमें यहाँ पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवालों का जवाब अपने एक्सपर्ट से लेने की। और आज योर मनी में हमारे साथ है वॉइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। और हेमंत जी से हम निश्चित तौर पर बातचीत करेंगे अपने व्यूवर्स के पोर्टफोलियो पर, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम अपने दर्शकों के लिए लेकर आए हैं। और खास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल के वक्त में भारत में निवेश का तरीका काफी तेजी से बदल रहा है। सिप, डीमेट अकाउंट्स और म्यूचुअल फंड्स निवेशकों की बढ़ती संख्या देश के कैपिटल मार्केट को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं। ऐसे में कैपिटल मार्केट फंड्स निवेशकों के बीच में काफी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन ये फंड आखिर होते क्या है, इनमें निवेश के अवसर कहाँ हैं और कौन सी कंपनियां हैं जो इसका सबसे ज्यादा फायदा उठाते हुए दिख सकती हैं, और साथ ही साथ निवेशकों के लिए इसमें क्या कुछ स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उम्मीदें क्या होनी चाहिए। ये तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हेमंत जी के साथ और जानेंगे भारत की बढ़ती कैपिटल मार्केट स्टोरी में किस तरह से आप अपने निवेश की स्ट्रैटेजी को एक स्टेबल बनाएं। तो सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, अगर कैपिटल मार्केट फंड की बात करें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हम थीमेटिक या फिर सेक्टोरल फंड्स की बात करते हैं तो कैपिटल मार्केट फंड इनसे किस तरह से अलग है? जी दीपाली, बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरह से हमारे देश में कैपिटल मार्केट की जो ग्रोथ हो रही है, तो ये जो थीम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो जैसा नाम से पता चलता है, ये एक थीमेटिक फंड है। और जब हम कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो बेसिकली उस इंडेक्स में वो कंपनियां शामिल हैं जिनका जो प्राइमरी बिजनेस, यानी जो मेन बिजनेस है, वो हमारे देश की जो कैपिटल मार्केट है उसके इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जब आप कैपिटल मार्केट इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप भारत के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो। इसको अगर हम और आसान भाषा में अगर समझना चाहें तो देखिए, ये वो कंपनियां हैं जो या तो हमारे देश की जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो वेल्थ क्रिएशन का जो प्रोसेस है उसमें मदद करती हैं, या जो उन्होंने वेल्थ क्रिएट किया है उनको मैनेज करने में मदद करती हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है ये थीम है। इसका जो हिस्सा है, कौन कौन सी कंपनियां हैं, जैसा आपने मुझे पूछा, उसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनीज आती हैं। जो भी लिस्टेड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, भारत के जो एक्सचेंज हैं जैसे BSE, MCX और इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, वो आते हैं इसके अंदर। और जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं और जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो इसका हिस्सा है, और डिपॉजिटरी और रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में कहा भी, कि ये वो कंपनियां हैं जो हमारे कैपिटल मार्केट के इकोसिस्टम से जुड़ी हुई हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगता है थीम है, और इसमें काफी पोटेंशियल है आगे जाके ग्रोथ का। सर, बढ़ती कैपिटल मार्केट थीम का सबसे ज्यादा फायदा, हालांकि आपने कंपनियों का जिक्र किया, लेकिन अगर स्पेसिफिकली जानना चाहें कि किन कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिल सकता है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जो जो इसके कंपोनेंट हैं हम सभी को फायदा होगा। अगर हम बात करें वेल्थ क्रिएशन की तो ऑब्वियसली जो एक्सचेंजेस हैं उनको फायदा होगा। जिस तरीके से हमारे देश में इन्वेस्टमेंट हो रही है और जिस तरीके से जो बढ़ती संख्या है निवेशकों की जो SIP के द्वारा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो जाहिर सी बात है कि जो ग्रोथ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में देखने को मिलेगी। एक तो जो इन्फ्लोज उनके पास आते हैं, दूसरे जो मार्केट के गेन है। और हमने देखा है कि हमारी SIP बुक किस तरह से पिछले 5-6 सालों में जो बढ़ी है, तो उनका फायदा है। उसके बाद ऑब्वियसली जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, और जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा कि वो कंपनियां जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ को मैनेज करती हैं, वो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। और इसमें इन सभी में जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि वो बैक एंड जो है पूरा वो देखते हैं, और ऑफ कोर्स जो डिपॉजिटरी है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि हर कंपोनेंट जो है इसका, उसको उनका फायदा होगा। और जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हम हर कंपोनेंट में ग्रोथ देखेंगे। ऑल राइट सर, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अगर कैपिटल मार्केट फंड की बात करें तो काफ़ी पॉपुलर ये टूल हो रहा है, लेकिन किस तरह के निवेशकों के लिए ये सही माना जा सकता है? क्या ये अनुभवी निवेशकों के लिए है या फिर ऐसे निवेशक जो शुरुआत कर रहे हैं अभी?
नहीं दीपाली, डेफिनेटली उन निवेशकों के लिए तो नहीं है जो शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमेशा आपका जो फोकस है वो वेल डाइवर्सिफाइड फंड में होना चाहिए, और वो भी ऐसे फंड जो एक ब्रॉड बेस्ड पोर्टफोलियो बनाए और मार्केट के जो तीनों सेगमेंट हैं उनमें आपको एक्सपोजर दें। तो बिल्कुल नए निवेशक इसमें इन्वेस्ट ना करें। जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, जिनका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है कि वो अपने पोर्टफोलियो में कोर के साथ साथ सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाना चाहे, यानी कुछ हिस्सा थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड में अगर लगाना चाहे तो वो ही निवेशक करे। और जैसा कि हम देख सकते हैं, हमने बात की कि ये जो थीम है ये काफी कंसंट्रेटेड है, 20 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। जो जो होल्डिंग्स हैं वो भी अगर हम बात दो एक्सचेंज की बात करें, बीएसई और एमसीएक्स को, उसमें ऑलमोस्ट 39-40% का एक्सपोजर है। तो कंसंट्रेटेड बेट है, इस थीम में पोटेंशियल बहुत है। अब क्योंकि इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स नैरो है लेकिन बढ़ता हुआ है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, और जो होल्डिंग्स है वो कंसंट्रेटेड है, तो ऑब्वियसली इसके अटेंडेंट रिस्क है, जो हम यानी कि इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो थीम है इसमें काफी लंबा रनवे है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश की जो सेविंग्स में की जो फाइनेंशियलाइजेशन हम देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है इस थीम की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, इस थीम की ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ काफी है, लेकिन वही निवेशक इस थीम में इन्वेस्ट करने का सोचे जिनका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है कि वो एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स रिटर्न का पोटेंशियल भी ज्यादा हो। सर, पोर्टफोलियो में कैपिटल मार्केट फंड का एलोकेशन कितना होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स अगर सेक्टर थीमेटिक फंड को देखें तो 10 से 15% उनका एक्सपोजर हो सकता है। और ये जो अगर एक्सपोजर आप लेते हैं कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड में, तो ये उस 10 से 15% का हिस्सा होगा। सर, जिस तरह से आपने बोला कि खासतौर पर वो निवेशक जो रिस्क प्रोफाइल को अच्छे से समझते हैं वो इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि बाजार में उतार चढ़ाव की स्थिति है, ऐसे में जो कैपिटल मार्केट फंड है इनके परफॉर्मेंस पर इसका कितना इम्पैक्ट दिख सकता है? जी दीपाली, बिल्कुल आपने सही कहा, मार्केट में वॉलेटिलिटी है। शायद अगर हम इंडेक्स लेवल पे देखें, स्पेशली अगर निफ्टी लेवल पे देखें, तो हमें लगता है कि रिटर्न नहीं बने हैं। लेकिन आप देखें जिस तरीके से एक तो मिड कैप और स्मॉल कैप में जो ग्रोथ हुई है, दूसरी बात अगर आप देखें तो काफी समय से बाजार जो है वो स्टॉक स्पेसिफिक है, सेक्टर स्पेसिफिक है। कैपिटल मार्केट थीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। पिछले कुछ दिनों में थोड़ी गिरावट के बाद आपको अगर आप 1 ईयर का रिटर्न देखें थोड़ा सबड्यूट दिखेगा, बट अदरवाइज आई थिंक इस थीम की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। और हम इस तरह के बाजार में हैं जहाँ पे ब्रॉड बेस आपको रैली देखने या मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, जब तक ये जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं ये जब तक रिजॉल्व नहीं होते हैं। बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि शायद आपको निफ्टी लेवल पे उतना परफॉर्मेंस ना दिखे, लेकिन मार्केट में जो थीम्स हैं, सेक्टर्स हैं, कुछ सेक्टर और थीम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया उसमें से एक कैपिटल मार्केट थीम है। सर, लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर अगले 10 साल की बात करें तो कैपिटल मार्केट में आपको किस तरह के बड़े मौके दिखाई दे रहे हैं? जी, जैसा मैंने पहले भी कहा दीपाली, मुझे लगता है इसमें काफी मौके हैं, क्योंकि अब हमारे देश में तकरीबन 7 या 8% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट यानी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से शिफ्ट हुआ है, जिस तरह से इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बदला है, जिस तरीके से हमने देखा है कि हमारे देश में जो एसआईपी के जो इन्फ्लोज है वो सस्टेन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है ये जो थीम है इसमें आगे जाके बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बढ़ने का, स्पेशली अगर हम 10 साल की बात करें। और जैसे जैसे हम देखेंगे कि और निवेशक जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट की तरफ आएंगे, तो आप देखेंगे कि जो कैपिटल मार्केट थीम है वो अच्छा करेगा। तो डेफिनेटली जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा था कि मुझे लगता है कि इसका जो रनवे है वो काफी लंबा है, तो मैं काफी पोटेंशियल देख रहा हूँ इस थीम में अगले 10 साल में। बिल्कुल, तो काफ़ी पोटेंशियल है इस पूरी थीम में, और जिस तरह से आप सर बता रहे थे कि खास तौर पर ऐसे निवेशक जो अनुभवी हैं, जो जानते हैं, रिस्क प्रोफाइल को समझते हैं, वही अगर इसमें इन्वेस्ट करें तो बढ़िया रिटर्न हासिल करने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। चलिए सर, अब हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। हमारे पहले कॉलर है प्रेम, पुणे से। प्रेम जी, स्वागत है आपका योर मनी में, पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर, थैंक यू मेरा क्वेरी लेने के लिए। मैं करंटली 38,000 का एसआईपी कर रहा हूं और मुझे उसको 45,000 में इंक्रीज करना है, और प्लस मैं 10% का टॉपअप एवरीवेयर कर सकता हूं। मैंने आपके शो में देखा, मैं करंटली बहुत सारे एसआईपी म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहा हूं, तो मैं कंसोलिडेट करके एक प्रोपोज्ड
वाला भी डाला हुआ है, मेल दिया है डिटेल। तो मेरा खाली क्वेश्चन है कि मेरे दो गोल हैं, एक बेटी के पढ़ाई के लिए आफ्टर 12 इयर्स 1.5 करोड़, और मेरे रिटायरमेंट के लिए 4 to 5 करोड़। ये फ्यूचर पोर्टफोलियो करेक्ट है कि नहीं, और कुछ बदलाव करने हैं क्या उसमें? ऑलराइट, तो पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना चाहते हैं। जिस तरह से इन्होंने जानकारी दी है, ये मंथली सिप कर रहे हैं 38,000 की, और इनकी एक अतिरिक्त सिप भी चल रही है 7,000 की, और साथ ही साथ ये सालाना स्टेप अप 10% का कर सकते हैं। और जो इन्होंने लक्ष्य रखा है सर, ये 12 साल में बेटी के लिए पढ़ाई के लिए खासतौर पर 1.5 CR की इन्हें ज़रूरत ये मान रहे हैं, और साथ ही साथ 20 साल में रिटायरमेंट की इनकी प्लानिंग है, जिसके लिए इनको 5 CR चाहिए। तो कैसा इनका पोर्टफोलियो लग रहा है, कहाँ कंसोलिडेशन या कहां पर बदलाव करने की जरूरत है, बताएं। जी दीपाली, आई थिंक पोर्टफोलियो पे बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा, और शायद मुझे लगता है कि सभी व्यूअर्स को उसका फ़ायदा होगा। अगर आप इनका पोर्टफोलियो देखें, जिस तरह से उन्होंने बताया हमको कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमेशा किसी भी निवेशक के लिए शुरुआत में इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी का इन्होंने ध्यान रखा है। जैसे इन्होंने अपने गोल्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया। 2 गोल्स हैं इनके, उनका टाइम होराइजन कितना है, उनका टारगेट कितना है, क्या उनका ऑब्जेक्टिव है, वो इन्होंने डिफाइन किया है। सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का सोचा है, लंबा समय है 12 से और 20 साल। और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि जब आप एसआईपी से इन्वेस्ट करते हो, तो जो सबसे बड़ा डर हमारे दिमाग में रहता है वॉलेटिलिटी का, वो काफ़ी हद तक हम उसको टैकल कर पाते हैं, और इनफैक्ट टैकल ही नहीं करते बल्कि उसको अपने एडवांटेज के लिए भी हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमें एवरेजिंग का फायदा होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इन्होंने अपने एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाया है, अभी भी बढ़ाना चाहते हैं। साथ में ये कमिटेड हैं कि वो अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से हर साल बढ़ाएंगे, स्टेप अप जो हम बोलते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे के सारे अगर हम एस्पेक्ट्स को देखें, तो ये हर निवेशकों के लिए समझने की जरूरत है कि ये सही तरीका है शुरुआत करने का और आगे जाके अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाने का। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने रियलाइज किया कि इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया है उसमें ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, काफी सारे फंड्स हैं, और उन्होंने ये समझा है कि इस पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की जरूरत है, जो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी निवेशक के लिए। क्योंकि काफी बार अगर हमने कुछ गलतियां की तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। अपनी गलतियों को समझना और उसको सुधारना आई थिंक किसी भी लॉन्ग टर्म निवेशक की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल सही स्टेप्स लिए हैं। अब इनके गोल्स के ऊपर आते हैं। पहला जो इनका गोल है, जिनमें 1.5 करोड़ चाहिए उनको 12 साल अपनी डॉटर के एजुकेशन के लिए, तो वहां पे मुझे लगता है करीब 45,000 की जो एसआईपी है, उसमें से करीब 28,000 की एसआईपी अगर हम 12% का रिटर्न मान के चलें, इस गोल के लिए एलोकेट करें, तो ये गोल जो उनका है पूरा होगा। अब दूसरे गोल की तरफ आते हैं, इनकी रिटायरमेंट का, जो उन्होंने कहा 20 साल में 5 करोड़ चाहिए, तो हमारे पास बचता है 17,000 की एसआईपी 20 साल तक। और क्योंकि इनका जो पहला गोल है वो सिर्फ 12 साल का है, तो आगे 8 साल जो होंगे 28,000 की एसआईपी भी इस गोल के लिए अवेलेबल होगी। लेकिन इन दोनों को अगर हम मान के चलें तो उनके जो गोल है सेकंड, उसके लिए करीब करीब 4 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। तो मुझे लगता है कि इनको अपनी एसआईपी को 5,000 रुपए से बढ़ाना होगा और उसको 10% से स्टेप अप करना होगा अगर इनको अपना 5 करोड़ का टारगेट पूरा करना है। तो थोड़ी कमी है इन्वेस्टमेंट अमाउंट में, उसको आप पूरा कीजिए ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। अब हम इनके पोर्टफोलियो पे आते हैं। इन्होंने ऑलरेडी कुछ फंड को आइडेंटिफाई किया हुआ है। सही स्टेप है कंसोलिडेशन करने का, लेकिन मुझे लगता है जो भी उन्होंने फंड्स आइडेंटिफाई किए हैं उसमें भी अगर थोड़ा बदलाव करें तो बेहतर होगा। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूं कि 29,000 यानी 29,000 45,000 में से फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप और इंडेक्स फंड, इस तरह के फंड है। बिल्कुल सही है कि आपका बायस हमेशा लार्ज कैप पे होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा कहीं ना कहीं आपके रिटर्न को कंप्रोमाइज करेगा। तो मुझे लगता है स्कोप है कि आप थोड़ा सा एक्सपोजर मिड और स्मॉल कैप में बढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि इनका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए वो होना चाहिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 10,000, कोटक मल्टी कैप 12,000, एचडीएफसी मिड कैप 8,000, इन्होंने ऑलरेडी ये इनको शामिल किया हुआ है। बंधन स्मॉल कैप में आप 8,000 इन्वेस्ट कीजिए और इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड में 7,000। हमने कोशिश की है कि सारे के सारे तीनों सेगमेंट जो है उनमें आपको एक्सपोजर मिले, सही एक्सपोजर मिले, और आपके टाइम होराइजन देखते हुए आपका जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न पोटेंशियल बढ़े। हाँ, ये काफी कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग फंड है। इन फंड को आप रखिए। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, आपकी कमिटमेंट जो है वो इक्विटी से है, ना कि फंड से। अपने फंड्स को हमेशा समय समय पर रिव्यू कीजिए, अगर जरूरत है तो उसके अंदर बदलाव कीजिए।
बिल्कुल, ये सभी दर्शकों के लिए एक अच्छी एडवाइस मानी जाएगी कि आप अपने फंड्स को रेगुलरली रिव्यू ज़रूर करें और किस तरह की परफॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं इसका भी ध्यान ज़रूर रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारे साथ चेन्नई से ओम जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका योर मनी में। बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो जी सर, बताएं। मेरा सवाल था कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं 10 और 15 वाले 40 का कुछ चल रहा है मेरा टोटल एसआईपी, तो ये मेरे अगले 12 से 15 साल के लिए रिटायरमेंट के हिसाब से क्या इनफ है, या इसमें मुझे 4 से 5 करोड़ के लिए कुछ और ऐड ऑन करना पड़ेगा बच्चों की एजुकेशन और रिटायरमेंट के प्लान के साथ? और ये फंड क्या सही है जो मैंने चूज किए? ठीक है, ठीक है। तो इनकी उम्र 50 साल है। अभी ये मंथली सिप कर रहे हैं 40,000 की और निवेश अवधि 10 से 15 साल के बीच इन्होंने रखी है। पोर्टफोलियो पर अगर एक नज़र डालें तो ओम जी अभी बंधन निफ्टी टोटल मार्केट में 10,000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप के साथ साथ HDFC लार्ज कैप फंड और ICICI प्रो मल्टी एसेट, इन सभी जो 4 फंड्स इनके पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं 10-10 हज़ार की सिप इसमें ये कर रहे हैं। और सर, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगले 10 से 12 साल में अगर ये रिटायरमेंट की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो ये चाहते हैं 4 से 5 CR का कॉर्पस, तो क्या मुमकिन हो पाएगा इस निवेश राशि से? जी देखिए, जैसा इन्होंने कहा कि इनका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल है, 50 साल की इनकी उम्र है और 40,000 की इस समय पे वो SIP कर रहे हैं। 2 साल से वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 12 साल का कुल मिला के टाइम होराइजन है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही कर रहे हैं। 4 फंड्स हैं इनके पास, तो मुझे लगता है कि निपॉन मल्टी कैप में कंटिन्यू करते रहिए और ICICI प्रो मल्टी एसेट में कंटिन्यू करते रहिए। लेकिन जो बाकी 2 फंड्स हैं उसमें थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। डेफिनेटली अगर जो हम बात कर रहे हैं कि निफ्टी जो मार्केट बंधन का जो निफ्टी मार्केट इंडेक्स फंड है, उसमें उसकी जगह में आप एक अच्छा सा फ्लेक्सी कैप फंड रखिए जो कि हीलियोस फ्लेक्सी कैप हो सकता है। और एक और है इनके पास HDFC लार्ज कैप फंड, अच्छा फंड है, लेकिन मुझे लगता है कि एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड जैसे HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखें तो सही एलोकेशन है। क्योंकि किसी भी निवेशक के लिए ये समझना जरूरी है कि इक्विटी के अंदर, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि तीनों सेगमेंट जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एलोकेशन हो, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि किस तरह का रिस्क आप ले रहे हो और किस तरह का रिटर्न आप अपने पोर्टफोलियो से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मुझे लगता है ये 2 बदलाव की जरूरत है। 2 फंड इनके एग्जिस्टिंग है वो बनाए रखें। अगर इनका 5 करोड़ का टारगेट है तो मुझे लगता नहीं कि वहां तक पहुंचेंगे, क्योंकि समय उतना लंबा नहीं है। तो डेफिनेटली या तो उनको अपना SIP को स्टेप अप करना चाहिए या तो फिर अपनी SIP को बढ़ाना होगा। बट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्कुल सही है, सिर्फ 2 फंड्स को बदलाव करना है। ऑल राइट, तो 4 में से 2 फंड्स ऐसे हैं जहां पर बदलाव की ज़रूरत है और जिस तरह से जो टारगेट आपने रखा है 4 से 5 CR का, उसके लिए ज़रूरी है आप अपनी निवेश की राशि को बढ़ाएं। चलिए, वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे। आप देखते रहिए योर मनी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है योर मनी में। और आज योर मनी में हमारे साथ हेमंत रुस्तगी जी लगातार जुड़े हुए हैं जो दर्शकों के पोर्टफोलियो पर सलाह दे रहे हैं। और अब सर हमारे साथ कॉलर्स जुड़ना शुरू हो गए हैं। अब अगले कॉलर जो हमारे साथ हैं वो है महेश कुमार ओडिशा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका योर मनी में। पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं। गुड इवनिंग मैम, थैंक यू मैम। मेरा सवाल था, जो मैं फंड पोर्टफोलियो तो मैं भेजा था, आप देखे होंगे, उसमें जो मेरा जो फंड जो मैं सिलेक्ट किया हूँ वो क्या सही है, और मेरा टारगेट को जो मैं रखा हूँ वो इस फंड से हो जाएगा, या मेरे को कुछ इसमें से चेंज करना है, किसी से हटना है, या कुछ नया फंड ऐड करना है? ऑल राइट, तो एक नज़र आपके पोर्टफोलियो पर डालें। उससे पहले बता दें कि सर ये जो मंथली सिप कर रहे हैं ये 37,000 की कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की अभी की वैल्यू की बात करें तो 9 लाख के करीब पहुंच गई है। 10 साल का इनका लक्ष्य है और ये 1.5 CR का कॉर्पस जुटाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो पर अगर नज़र डालें कौन से फंड्स इनके पोर्टफोलियो में नज़र आ रहे हैं, तो ये जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं SBI निफ्टी मिड कैप
150 इंडेक्स में 10,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 6,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 6,000, निपॉन निफ्टी 500 मोमेंटम 50 में भी 5,000 की इनकी सिप चल रही है। इसके अलावा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 5,000 और HDFC मिड कैप ऑप्शन फंड में भी ये 5,000 की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर रहे हैं। तो सर, जिस तरह से जानना चाह रहे हैं कि जो सिलेक्शन ऑफ फंड्स है क्या वो सही है इनके फाइनेंशियल गोल को देखते हुए? जी दीपाली, देखिए इनका जो टारगेट है करीब 1.5 करोड़ का टारगेट है और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 37,000। अगर हम उसको कंसीडर करें और साथ में इनका जो पोर्टफोलियो वैल्यू है 9 लाख का उसको कंसीडर करें तो मुझे लगता है 12% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से करीब 85 लाख का कॉर्पस ये बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जितना उनका टारगेट है और जितना वो एक्यूमुलेट करेंगे उन दोनों में गैप है। उसको पूरा करने का मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका ये है कि अगर वो अपनी SIP को स्टेप अप कर सकें और उसके लिए करीब करीब उनको 15% से अपनी SIP अमाउंट को स्टेप अप करना पड़ेगा, जो ऑफ कोर्स काफी चैलेंजिंग हो सकता है, बट अगर वो कोशिश करें, इसको कर सकें तो मुझे लगता है कि वो अपने लक्ष्य को डेफिनेटली पूरा कर पाएंगे। ब्रॉडली मुझे लगता है इनके अगर हम पोर्टफोलियो में देखें तो 2 स्मॉल कैप फंड है, 2 मिड कैप फंड है, मोमेंटम फंड है, फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मुझे लगता है कि थोड़े से बदलाव की जरूरत है। कुछ फंड्स हैं जो ये कंटिन्यू कर सकते हैं, जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HDFC मिड कैप, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी मिड। तो उसके साथ में जो SBI निफ्टी मिड कैप इंडेक्स जो है उनके पास, मुझे लगता नहीं कि उसकी जरूरत है उनको। एक एक्टिव फंड और एक पैसिव फंड की जरूरत नहीं है। उसकी बजाय मुझे लगता है कि अगर वो एक मल्टी कैप फंड को रखें, जैसे कोटक मल्टी कैप है जिसमें उनको तीनों मार्केट सेगमेंट का एक्सपोजर मिलेगा, वो उनके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर रहेगा। और दूसरी बात, इनके पास एक मोमेंटम फंड है। मेरा ये मानना है जो निवेशक बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उनके लिए इस तरह के फंड शायद सुटेबल नहीं होते हैं। तो उसकी जगह में अगर आप एक लार्ज एंड मिड कैप रखें, जैसे इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप रख सकते हैं, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो कुछ बदलाव करने की जरूरत है ताकि आपके जो पोर्टफोलियो में ओवरलैप कम हो और जो रिस्क है जिसकी जरूरत पोर्टफोलियो में नहीं है इस समय पे, उसको कम किया जा सके। तो कुछ बदलाव जैसे मैंने इनको बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उनको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए अपनी SIP को स्टेप अप करना होगा 15% से हर साल। तो जो सबसे ज़रूरी बात आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से यही है कि 15% आपको स्टेप अप करने की ज़रूरत है ताकि आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है आप उसके करीब पहुंच सके। सर, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी। जिस तरह से हम लगातार अपने व्यूअर्स की क्वेरीज में देखते हैं, जब वो फाइनेंशियल गोल्स को सेट करते हैं, अक्सर उनके दिमाग में ये रहता है कि जो रेट ऑफ रिटर्न है वो क्या 18% मिल जाएगा, क्या 16% मिल जाएगा, बाकायदा इस तरह के सवाल भी हमारे तक आते हैं। तो जिस तरह से हम लोग 12% एक एवरेज रेट ऑफ रिटर्न लेकर चलते हैं और साथ ही साथ रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ हम लोग इन्फ्लेशन रेट की बात करें, तो किस तरह से इन दोनों को भी आपको ध्यान में रखकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को सेट करने की ज़रूरत है? मतलब रियलिस्टिक टारगेट रखना खासतौर पर रेट ऑफ रिटर्न को देखते हुए कितना ज़रूरी है? जी दीपाली, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे लगता है ये रियलिस्टिक होना इसलिए ज़रूरी है। ये बात सही है कि अगर हम हिस्टोरिकल रिटर्न देखें और किसी भी निवेशक ने अगर मान लीजिए 15 साल या 20 साल इन्वेस्ट किया है तो उनके रिटर्न 12% से कहीं ज़्यादा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई कारण ऐसा हो कि आगे अगले साल 15-20 साल में उनको उस तरह का रिटर्न दोबारा से नहीं मिले। हम हमेशा 12% को क्यों लेके चलते हैं कि मुझे लगता है वो काफ़ी रीजनेबल है। और उसके 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि आगे जाके आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर आप अपना जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है काफी एग्रेसिव रखेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे ताकि आप लक्ष्य तक पहुंचे। तो अगर आपको वो रिटर्न नहीं मिला तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपका गोल पूरा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट बनेगा, कहीं ना कहीं वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें एक गैप क्रिएट करेगा। इसलिए हमेशा लगता है कि 12% रिटर्न मान के चलें, जो हमने बेसिकली एक ऐसा एवरेज लिया है जिसमें आप काफी उम्मीद कर सकते हैं कि उस तरह का रिटर्न आपको मिलेगा। और 12% का रिटर्न ऐसा है कि जैसा आपने दीपाली इन्फ्लेशन की बात की, अगर हमारे देश में मान लीजिए लॉन्गर टर्म में अगर 6 या 7% का भी इन्फ्लेशन हो तब भी आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, यानी आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो पॉजिटिव है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखिए। देखिए फायदा क्या होगा कि अगर आपका रिटर्न 12% से बेहतर है तो ऑब्वियसली आपके पास बड़ा कॉर्पस बनेगा। नॉर्मली ये जो गोल्स हैं इतने लंबे, या तो बच्चों की एजुकेशन होती है या फिर आपकी रिटायरमेंट होती है, तो अगर ज्यादा कॉर्पस मिला तो उसका कोई नुकसान नहीं है आपको। कई बार क्या होता है कि जो आप टारगेट सेट करते हो, कितना भी आप अच्छे से कैलकुलेट कर लीजिए, कई बार उसको असेस करना मुश्किल होता है कि कितनी मुझे रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप गलती भी करते हैं
और हायर साइड पे गलती करते हैं तो उसका तो कोई नुकसान नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं आपके लिए कुशन प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपने रिटर्न को आप थोड़ा रियलिस्टिक रखिए। अनरियलिस्टिक रिटर्न, बहुत एग्रेसिव रिटर्न करने से, जैसे मैंने कहा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करेंगे, जो कहीं ना कहीं आपके लिए गैप क्रिएट कर सकता है। ऑल राइट, तो बिल्कुल सही एडवाइस यही कि आप जो फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं उसके साथ साथ जो रेट ऑफ रिटर्न आप सोच रहे हैं उसको भी आप रियलिस्टिक रखें तो बेहतर होगा। सर, वक्त यहाँ पर अब कम बचा है, जाने से पहले आप अपने टॉप 4 फंड्स बता दें। जी देखिए, मल्टी कैप कैटेगरी में मैं रिकमेंड करूंगा कोटक मल्टी कैप, HSBC मिड कैप, बंधन लार्ज एंड मिड कैप और हेलियोस फ्लेक्सी कैप। ये ऐसे फंड हैं जो चाहे आप नए निवेशक हों चाहे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हों, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा रीबैलेंस या रीएलोकेट कर रहे हैं, इन फंड्स को कंसिडर कर सकते हो। अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, गुड क्वालिटी पोर्टफोलियो। ऑल राइट, तो अगर आप निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर अभी आप कुछ रीबैलेंसिंग करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो ये टॉप 4 जो फंड्स है हेमंत जी की तरफ से आपको सुझाए गए हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ योर मनी में जुड़ने के लिए। वक्त यहीं पर ही खत्म हो रहा है और साथ ही हमारे सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से अपने निवेश से जुड़े सवाल हमें भेजते रहे। फिलहाल के लिए इजाज़त दें, नमस्कार।